यहाँ पर हम आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समृद्धि में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि राजस्थान में निर्धनता की किस विचारधारा को अपनाया गया है। तो निर्धनता यहाँ पर निरपेक्ष विचारधारा है राजस्थान के अंदर, इसको अपनाया गया है। राजस्थान के सामान्य थोक मूल सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो थोक मूल सूचकांक की बात करें, उसका आधार वर्ष की बात करें, तो ये 1999-2000 यहाँ पर चल रहा है थोक मूल्य सूचकांक का आधार। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना गया है। तो आधार वर्ष की अगर बात करें, जैसे आधार वर्ष सूचकांक तो हमारा 2000 1999-2000 था, और यहाँ पर आधार वर्ष के लिए यानी थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना गया है, 1999-2000 को माना गया है। राजस्थान में स्पेशल आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया था। स्पेशल आर्थिक क्षेत्र अधिनियम राजस्थान में किया गया था 10 सितंबर 2003 को ये पारित किया गया था। एक है सुरेश तेंदुलकर विधि की निष्कर्ष यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर तेंदुलकर विधि है, यानी सुरेश तेंदुलकर विधि है, उनके अनुसार राजस्थान के लिए निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन सी निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष तो ये दे रखा है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात है 2009-10 से 2011-12 के बीच 9.2% घटा है, यानी निर्धनता राज्य के शहरी क्षेत्रों में घटी है, ये बात सही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 10.3% बढ़ा है, ये गलत है। राज्य में दोनों वर्ष 2009 और 2010-11 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं, तो ये भी सही है, निर्धनता अनुपात राजस्थान में घटे हैं। और 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% था और भारत में 21.9% आंका गया है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या है, सही है कि 2011-12 में जो निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7 था और भारत के अंदर 21.9% है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना यानी RRLP की अवधि क्या है। RRLP की अवधि की बात करें यहाँ पर, तो RRLP की अवधि है वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक, ये RRLP की अवधि है, यानी वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि क्या होता है यहाँ पर, आदिवासी क्षेत्र में औद्योगिक संवर्धन योजना कितने जिलों से में क्रियान्वित की जा रही है। तो आदिवासी क्षेत्र में औद्योगिक संवर्धन योजना है कितने जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, ये यहाँ पर 3 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है आदिवासी क्षेत्र में औद्योगिक संवर्धन योजना। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक आधार पर तैयार किया जाता है, इसका आधार वर्ष क्या है। तो मासिक आधार पर तैयार किया जाता है, इसका आधार वर्ष की बात करें तो इसका आधार वर्ष है 2004 और 5, इसका आधार वर्ष है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसने वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 की अवधि क्या है। तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने यहाँ पर वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है फेज 2 की अवधि क्या है। तो फेज 2 की अवधि की बात करें वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक, ये फेज 2 की अवधि है। मापन के मानकों में कौन सा शामिल है। मापन के मानकों में हम बात करें तो ये जैसे कि मानव विकास सूचकांक है, मापन के मानकों में शामिल है। लिंग आधारित सूचकांक है, मापन के मानकों में शामिल है। और मानव निर्धनता सूचकांक है, ये भी मापन के मानकों में शामिल है। राजस्थान का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन है यहाँ पर, ये 2002 को प्रकाशित किया गया था। वर्धित निर्धनता रेखा का विचार किसने दिया था। वर्धित निर्धनता रेखा का विचार है यहाँ पर, ये VM दांडेकर ने यहाँ पर दिया था वर्धित निर्धनता रेखा का विचार। नेक्स्ट हम देखें कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है, इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर है, इसको हम राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का सूचकांक बनाने के लिए कौन सी मदों का उपयोग किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सूचकांक अगर हमें बनाना है तो कौन सी मदों का हम प्रयोग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर सूचकांक बनाना है हमें तो सिंचाई और शक्ति का काम लेना होगा, सड़क व रेलों का काम लेना होगा, डाकघर, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य को हमें काम में लेना होगा। नेक्स्ट हम देखें, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे कि आयोजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से, कौन कौन सी चीज़ें कब का किसका आयोजन चल रहा था, किसका आयोजन नहीं चल रहा था। जैसे राजस्थान में जुलाई 2012 में नई पवन ऊर्जा नीति जारी की गई थी। तो कब जारी की गई थी, 2012 में नई पवन ऊर्जा नीति लागू की गई थी।
तो ये गलत है। दूसरा हम देखें, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर सर्वाधिक व्यय है ऊर्जा पर किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में, और कितना किया गया था? 37.43%। तो ये यहाँ पर सही है, बी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि परीक्षणों का हमें चेक करना है और सही उत्तर का जांच करना है। जैसे पहला क्या दे रखा है यहाँ पर, पहला तो दे रखा है 1999 में स्थापित राज्य नियोजन बोर्ड राजस्थान नियोजन तंत्र की शीर्ष संस्था है। तो ये यहाँ पर सही है कि राज्य नियोजन बोर्ड है राजस्थान नियोजन तंत्र की शीर्ष संस्था है, ये 1999 में स्थापित की गई थी। दूसरा दे रखा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, ये बात भी यहाँ पर सही है। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता यहाँ पर नहीं दी गई थी, ये गलत है। यहाँ पर राज्य में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ये यहाँ पर सही है। और 2 अक्टूबर 1969 को यानी 69 है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था की शुरुआत है यहाँ पर 2 अक्टूबर 1969 को की गई थी, ये भी यहाँ पर सही है। और कहाँ पर की गई थी? नागौर में की गई थी 2 अक्टूबर 1969। तो ये गांधी जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर 1969 को। फिर हम देखें कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास के सूत्रधार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने किस देश में इस मॉडल की प्रेरणा ली थी? तो यहाँ पर बात करें किस देश में इस मॉडल की प्रेरणा ली थी, तो वो है सोवियत संघ। तो ये है भारत में नियोजित आर्थिक विकास के सूत्रधार पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किस देश में इस मॉडल की प्रेरणा ली थी? सोवियत संघ से ली थी। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि 1934 में क्या होता है, एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में नियोजन के संदर्भ में पहली व्याख्या दी है। तो ये 1934 में दी थी एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में। तो ये बात सही है। 1944 में क्या होता है, दी एलाल की अध्यक्षता में योजना और विकास विभाग गठित किया गया था, एलाल की अध्यक्षता में, ये भी बात सही है। और 1946 में अंतरिम सरकार ने योजना सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। तो ये भी यहाँ पर सही है कि योजना कलाकार का यहाँ पर गठन किया है। कब किया गया है? अंतरिम सरकार में योजना सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था 1946 में। तो ये भी यहाँ पर बात सही है। अब हम बात करें किस वर्ष नियोगी समिति की संस्कृति पर, किस वर्ष है यहाँ पर नियोगी समिति की संस्कृति पर। जैसे क्या दे रखा है, 15 दे रखा है कि नियोगी समिति की संस्कृति पर 15 के अंदर ये 1950 को योजना आयोग का गठन यहाँ पर कब किया गया था? ये 1946 में किया गया था। और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान है नीति आयोग ने ले लिया है, यानी 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह हम नीति आयोग पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे यहाँ पर हम देखें राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल वृद्धि दर 7.70% निर्धारित की गई थी। तो ये क्या ये बात सही है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर है कितनी निर्धारित की गई थी? 7.70% यहाँ पर निर्धारित की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये यहाँ पर सही है। दूसरा, राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1,55,992 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर प्रस्तावित की गई थी। ये बात भी सही है कि राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो राशि दी गई थी 1,55,992 करोड़ रुपए राशि प्रस्तावित की गई थी। तो ये यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये इतना राशि यहाँ पर प्रस्तावित नहीं की गई थी, तो ये गलत है। ओनली 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल वृद्धि दर है 7.70% दर्ज की गई थी, ये सही है। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र संचारणीय एवं अधिक समावेशी विकास रखा गया है।
तो तीव्र संसारणीय एवं अधिक समावेशी विकास यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। इसकी अगर हम बात करें तो क्या है ये? 12वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र संसारणीय एवं अधिक समावेशी विकास रखा गया था, तो ये यहाँ पर सही है। और सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को 34.53 राशि के साथ वरीयता यहाँ पर प्रदान की गई थी। किसको वरीयता प्रदान की गई थी? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को 34.53% राशि के साथ यहाँ पर वरीयता दी गई थी, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। अब बात करें हम, जैसे कि राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें यहाँ पर राजस्थान में कितने करोड़ रुपए राशि प्रस्तावित की गई थी? तो ये यहाँ पर 1,96,992 है। ये यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में राशि प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें इसे राजस्थान में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई है? तो अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो सर्वोच्च प्राथमिकता यहाँ पर राजस्थान में दी गई है, वो सिंचाई और शक्ति को दी गई है। भूमि सुधार कार्यक्रम किस योजना में प्रारंभ किया गया है? तो भूमि सुधार कार्यक्रम है यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है भूमि सुधार कार्यक्रम। भारत में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में कितनी बार योजना अंतराल उत्पन्न हुआ है? तो आर्थिक नियोजन की बात करें भारत में कितनी बार योजना अंतराल प्रारंभ हुआ है? तो वो 3 बार आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में ये अंतराल उत्पन्न हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास का प्रमुख कार्य क्षेत्र था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या था? ये कृषि क्षेत्र था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास का प्रमुख कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट हम देखें, जैसे सामुदायिक विकास में स्टार्ट किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस योजना की देन है? तो ये हमारा प्रथम योजना की देन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 राष्ट्रीय प्रसार सेवा। नेक्स्ट हम देखें तृतीय पंचवर्षीय योजना का उपनाम क्या है? तृतीय पंचवर्षीय योजना के उपनाम की बात करें हम तो ये है गौड़गिल योजना है तृतीय पंचवर्षीय योजना का उपनाम। 1965 में किसकी अध्यक्षता में कृषि लागत आयोग का गठन किया गया था? तो 1965 में कृषि लागत आयोग का गठन किया गया था, वो थे प्रोफेसर दांतेवाला। ये इसकी अध्यक्षता में कृषि लागत आयोग का गठन किया गया था 1965 में। चौथी योजना में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था, वो थे 14। तो चौथी योजना में थी कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था, तो 14 थी। किस पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई? तो जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में है। 1977 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने पर जनता सरकार ने 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 को कौन सी योजना यहाँ पर शुरू की थी? तो 1 अप्रैल 1978 को यहाँ पर अनवरत योजना स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया 1978 में, और 1 अप्रैल 1978 को यहाँ पर सरकार है अनवरत योजना स्टार्ट करती है। राजस्थान में जनजातीय कार्यक्रम जो मांडा है, मांडा योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो जनजाति से रिलेटेड है ये मांडा योजना। ये कब स्टार्ट की गई थी राजस्थान में? तो मांडा योजना स्टार्ट की जाती है 6वीं बी में, यानी 6वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की जाती है। पहली बार 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 में किस क्षेत्र में सांकेतिक नियोजन प्रणाली अपनाई गई थी? तो कौन से क्षेत्र में सांकेतिक नियोजन प्रणाली अपनाई गई थी? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यहाँ पर सांकेतिक नियोजन प्रणाली है अपनाई जाती है। कब? 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 के बीच में। 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्वतंत्र भारत की पहली विकेंद्रीकृत योजना जवाहर रोजगार योजना है, कब शुरू की गई थी? तो ये जवाहर रोजगार योजना है, ये कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1989 को ये जवाहर रोजगार योजना है शुरू की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में जयपुर में जैम स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई? तो जैम स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना है यहाँ पर, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में की जाती है? उसकी अगर हम बात करें तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें इसकी स्थापना की जाती है, जैम स्टोन पंचवर्षीय योजना की स्थापना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की बात करें,
8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अगस्त 1996 में किसकी अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये JV रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में भी किसकी सहायता से शिक्षाकर्मी व लोक जुम्बिश परियोजना और वर्ष 1994-95 से सरस्वती योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। तो ये हम बात करें सीडा, स्वीडन सरकार के द्वारा ये स्थापित की गई है, यानी कि चालू की गई है। किस पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के विकास हेतु औद्योगिक नीति 1994, नई खनिज नीति है 1994 तथा सड़क विकास नीति है 1994 यहाँ पर लागू की गई है? तो इनकी बात करें हम यहाँ पर, इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये बताया गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के विकास हेतु औद्योगिक नीति 1994, नई खनिज नीति है 1994 लागू की गई और सड़क विकास नीति भी 1994 में लागू की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये लागू की गई थी। राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक नवीन लंबे रेल मार्गों का निर्माण किया गया था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है जिसमें सर्वाधिक नवीन लंबे रेल मार्गों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। राजस्थान की कौन सी पंचवर्षीय योजना का आकार है अपनी पूर्ववर्ती योजना के आकार का लगभग 4 गुना है? तो पूर्ववर्ती आकार का यहाँ पर 4 गुना है, तो वो कौन सी है? वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये राजस्थान की कौन सी पंचवर्षीय योजना का आकार है अपनी पूर्ववर्ती योजना के आकार का लगभग 4 गुना है? वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस बिंदु न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास भी रखा गया है? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ यहाँ पर विकास भी जो रखा गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस है, ये रखा गया है। तो इसकी बात करें हम, 9वीं पंचवर्षीय योजना है जिसका जो मुख्य फोकस है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का विकास यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पर जिला प्राथमिकी क्या होता है। यहाँ पर जिला प्राथमिकी के बारे में बात की गई है। जिला प्राथमिकी शिक्षा कार्यक्रम, जनशाला कार्यक्रम, शिक्षा आपके द्वार योजना, शिक्षा दर्पण सर्वे आदि योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो ये सभी नवी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। जनशाला कार्यक्रम, शिक्षा आपके द्वार योजना, शिक्षा दर्पण सर्वे सभी। गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। तो गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में दिया गया था? ये 5वीं योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ नारा। और पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो अंतिम प्रारूप है ये कौन अनुमोदित करता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये अनुमोदित करता है। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम प्रारूप ये अनुमोदित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि राजस्थान के जो औद्योगिक स्वरूप है उनकी बात हम कर सकते हैं, यानी उद्योगों का क्या हाल है, औद्योगिक परिदृश्य कैसा है। तो विश्व जनजाति दिवस पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने चंडेला स्थान से 9 अगस्त 2019 को लेदर नामक मिशन शुरू किया था। तो चंडेला किस जिले में स्थित है? चंडेला की बात करें, चंडेला कहाँ पर है? सिरोही में है। SC/ST उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए राज्य कॉन्क्लेव का आयोजन 20 फरवरी 2019 को कहाँ पर किया गया था? तो SC/ST उद्यमियों के लिए ये चालू किया गया था सियामा दुर्गापुरा जयपुर के अंदर 20 फरवरी 2019 को। 20 फरवरी 2019 को प्रदेश का दूसरा मसाला पार्क कहाँ शुरू किया गया था? तो प्रदेश का ये दूसरा मसाला पार्क है, कहाँ शुरू किया गया था? ये रामगंज मंडी कोटा में ये मसाला पार्क है, स्पाइस पार्क बोलते हैं इसको। 22 फरवरी 2019 को ये शुरू किया गया था। रक्षा क्षेत्र में देश के सबसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कहां पर MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल यूनिट स्थापित करने के लिए करीब 6 एकड़ जमीन यहां पर आवंटित की गई थी? तो 6 एकड़ जमीन है यहाँ पर किसमें आवंटित की गई थी? कांकणी जोधपुर में। रक्षा क्षेत्र में देश की सबसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल यूनिट स्थापित करने के लिए करीब 6 एकड़ जमीन आवंटित यहाँ पर की गई थी। काकनी कहाँ पर? जोधपुर में। रिको देश का पहला इंडियन मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर विकसित करेगा? तो इसकी बात करें हम तो ये कहाँ पर विकसित करेगा? ये हमारा जो रिको है, रिको इंडियन मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर स्थापित करेगा? ये कोलिला जोगा गांव नीमराणा अलवर में करेगा। ये कोलिला जोगा, क्या नाम है? कोलिला जोगा गांव नीमराणा, जोगा गांव कहाँ पर? नीमराणा में। ये आयोजित करेगा कहाँ पर? अलवर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें
जैसे 31 जनवरी से 3 फरवरी 2019 तक स्टोन मार्ट है। स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण है। इंडिया स्टोन मार्ट 2019 द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स यानी सीडोन्स कहाँ पर आयोजित किया गया है? द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स है, सीडोन्स बोलते हैं इसको। कहाँ पर आयोजित किया गया था? और ये 3 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। तो ये सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया था। राजस्थान का पहला भामाशाह टेक्नो हब कहाँ पर बनाया गया? तो भामाशाह टेक्नो हब की बात करें तो राजस्थान के अंदर भामाशाह टेक्नो हब है, ये जयपुर में बनाया गया था। वुडन हैंडीक्राफ्ट का संवर्धन एवं संरक्षण कहाँ पर आरंभ होता है? तो वुडन हैंडीक्राफ्ट की अगर बात करें तो ये जोधपुर में यहाँ पर इसका संवर्धन हो रहा है और इसका संरक्षण भी हो रहा है। राजस्थान में औद्योगिक वातावरण को उद्यमी फ्रेंडली बनाने के लिए वर्ष 2019 में कौन सी योजना यहाँ पर चालू की गई? तो राजस्थान को यहाँ पर उद्यमी फ्रेंडली बनाने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यहाँ पर RIPS राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यहाँ पर लागू की गई। उद्यमों को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए बजट 2019 में किस योजना का घोषणा की गई जिसमें 10 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर वो योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, ये चालू की गई थी। नेक्स्ट हम देखें कि क्या होता है उदयपुर रत्न पाले प्रदेश की पहली महिला उद्यमी कौन है? तो उदयपुर में रत्न पाने वाली प्रदेश की पहली महिला उद्यमी की बात करें जिनको रत्न मिला हुआ है या फिर गोल्ड मिला था इनाम के रूप में, जिसको गोल्ड मिला है, वो कौन है? नम्रता जैन है। ये उद्योग रत्न पाने वाली प्रदेश की पहली महिला उद्यमी है, नम्रता जैन। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे जापान की कौन सी यहाँ पर क्या है राजस्थान की एयर कंडीशनिंग कंपनी यानी जापान की कौन सी एयर कंडीशनिंग कंपनी है जिसने नीमराणा प्लांट में अक्टूबर 2017 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया था? तो नीमराणा प्लांट में यहाँ पर AC बनाना स्टार्ट किया है। जापान की कौन सी कंपनी है वो है डाइसिंग डाइकिन डाइकिन कंपनी ने यहाँ पर नीमराणा का जो प्लांट है वहाँ पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया। बाड़मेर में स्थित जासोल गांव किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जासोल गांव की बात करें यहाँ पर बाड़मेर में जो स्थित है वो है जट पट्टी उद्योग है, ये जासोल गांव है। ये कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अब यहाँ पर हम देखें कि 4 हमारे पास में मानचित्र में जगह दिखाई गई है। इसमें हमें बताना है कौन कौन सी कंपनी कहाँ पर है। जैसे कि मान लीजिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स की बात करें, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है। पहली बात तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो सही सही है वो बताना है। तो सही मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पहला तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL, ये वाला एरिया हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा हम बात करें कि हिंदुस्तान मशीन टूल है वो अजमेर की साइड पड़ती है, तो अजमेर हम कह सकते हैं कि यहाँ वाला एरिया है, अजमेर हो जाएगा ये। और सांबर सॉल्ट लिमिटेड है वो जयपुर में है, तो ये सांबर सॉल्ट लिमिटेड हो जाएगा सांबर के लिए। दूसरा हम बात करें हिंदुस्तान मशीन टूल्स की यानी कि मशीन टूल की बात करें तो वो अजमेर में पड़ती है। यहाँ पर हम देखें तीसरे नंबर पर क्या है, तो अजमेर में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पड़ेगी हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT बोल सकते हैं इसको। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HGL हम बोल सकते हैं, ये यहाँ पर पड़ेगी। कौन सा वाला एरिया होगा ये? जैसे डूंगरपुर उदयपुर, उदयपुर के ऊपर जालौर वाला एरिया होगा, जालौर वाला एरिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि हमें यहाँ पर देखना है, मानचित्र में देखना है और हमें ये बताना है कि राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पर लगाया गया है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये यहाँ पर ही लगाया गया है। ये वाला कोई एरिया कौन सा होगा? उदयपुर। उदयपुर के बाद में जैसे जो ये वाला एरिया यहाँ पर होंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के ऊपर यहाँ पर जैसे कि जालौर सिरोही उदयपुर होता है, उदयपुर इधर राजसमंद यहाँ पर होगा चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ वाला एरिया हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। कौन सा? राजस्थान जो है राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड,
दूसरा हम बात करें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड यहाँ पर होगा, ये झालावाड़ा कोटा बारावाड़ा ये हो सकता है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, यानी बारा बूंदी झालावाड़ा ये हो गया। फिर बात करें शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड है, ये कहाँ पर होगी? शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड श्रीगंगानगर की साइड होगी, शार्दुल वाली, यानी शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड। और चौथे नंबर की आती है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर है? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये जयपुर में है। तो ये चौथा नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर दिया हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम औद्योगिक विकास की बात हुई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम औद्योगिक विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता यहाँ पर बताई गई है, तो ये सही है। दूसरा यहाँ पर देना है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन 28 से 30% रहता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद में 28 से 30% के आसपास रहता है। फिर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि श्री गंगानगर यानी गंगानगर के बोड़ी और बसेड़ी क्षेत्रों में दस्तकारों के द्वारा लंबे समय से पत्थर उद्योग से संबंधित कार्य किया जा रहा है, ये गलत है। मुंबई और सूरत के बाद जोधपुर देश की तीसरी सबसे बड़ी रत्न मंडी है, ये भी गलत है। राजस्थान का देशों के निर्यात में लगभग कितना प्रतिशत है? 2.21% है, ये भी सही है। यहाँ पर राजस्थान का देशों के निर्यातों में, और राजस्थान विश्व के गवारगम और दालों का कुल मांग का लगभग 60% की पूर्ति करता है। तो विश्व की जितनी भी गवारगम और दालों की कुल मांग है वो राजस्थान 60% पूरी करता है, तो ये यहाँ पर अच्छी बात है कि राजस्थान इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है या करने वाला है, करने के काबिल है। अब बात करें यहाँ पर स्थापना या घोषणा गठन की बात करें, जैसे रीको का गठन कब हुआ था? रीको का गठन यहाँ पर हुआ था 1975 में, तो यही हुआ था रीको का गठन, ये गलत है। नवीन मार्वल नीति है 2011 में बनाई गई थी। बायोटेक्नोलॉजिकल नीति है 2004 में बनाई थी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड है, ये 2009 में बनाई गई थी, ये भी यहाँ पर सही है। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर क्या हुआ था, उसकी अगर हम बात करें, राजस्थान को विशेष दर्जा मिलने पर क्या हुआ था? तो राजस्थान को विशेष दर्जा मिलने पर हुआ था कि केंद्र सरकार ने मिलने वाली सहायता में से 90% अनुदान और 10% कर्ज यहाँ पर होगा। 90% अनुदान होगा, 10% यहाँ पर कर्ज होगा, ये राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर हुआ था। अब हम बात करते हैं जैसे कि क्या होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रीको की स्थापना कब की गई थी? तो रीको की बात करें हम, रीको की स्थापना कब की गई थी? ये यहाँ पर 28 मार्च 1969 को रीको की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 28 मार्च 1969 को। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के लिए रीको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना यहाँ पर कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अलवर, यहाँ पर 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। कृषि आधारित उद्योग हैं ये चारों। नेक्स्ट हम बात करें आप भारत सरकार की, भारत सरकार ने SITP योजना के तहत वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन करने हेतु 2 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो SITP योजना के तहत वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर कहाँ पर ये पार्क बनाई जा रही है? यहाँ पर कहाँ पर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जा रही है? वो है सिलोरा, सिलोरा है किशनगढ़ के अंदर। अजमेर के खुसखेड़ा रीको औद्योगिक क्षेत्र में किस कंपनी के द्वारा 2 व्हीलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो वह है होंडा कंपनी है, यहाँ पर 2 व्हीलर प्लांट स्थापित कर रही है अलवर के खुसखेड़ा रीको औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक पार्क व स्थान से संबंधित की बात करें कि ये सही सम्मिलित है। औद्योगिक पार्क की बात करें यहाँ पर, तो पहला है सेज हैंडीक्राफ्ट है, ये जोधपुर में है बरनोड़ा के अंदर। साइबर पार्क है जोधपुर में, रीको एरिया है। और एपेरल पार्क है मेहला, जयपुर के अंदर है। तो ये तीनों ही यहाँ पर क्या है? सही है। राजस्थान में हौजरी पार्क कहाँ स्थित है? तो हौजरी पार्क की बात करें, राजस्थान में भिवाड़ी अलवर के अंदर है हौजरी पार्क। राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ उनके लागू होने की तिथि से संबंधित तथ्य कथन क्या है? राजस्थान की औद्योगिक नीतियों की बात करें यहाँ पर, तो ये है प्रथम 24 जून 1978 को है राजस्थान की औद्योगिक नीति, 24 जून 1978। तृतीय है यहाँ पर 15 जून 1994, और चतुर्थ है यहाँ पर 4 जून 1998। तो ये तीनों ही योजना है, पहली, तीसरी और चौथी दे रखी है यहाँ पर। राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ यहाँ पर लागू हुई थी 1978 में, फिर 94 में, फिर 98 में लागू होती है। नेक्स्ट हम बात करें
राजस्थान में पहला बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में पहला बायो सीएनजी प्लांट है, ये दुर्गापुरा जयपुर में लगाया गया था। राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर उद्योग की कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? तो हिंदुस्तान कॉपर उद्योग का कच्चा माल है राजस्थान में कहाँ से होता है? तो ये खेतड़ी से होगा। राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल खेतड़ी से दिया जाएगा, यानी खेतड़ी से प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे क्या है, उदय फांस नामक उत्पाद का विपणन किसके द्वारा किया जाता है? तो उदय फांस नामक उत्पादन की बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा ये इसका उत्पादन किया जाता है। उदय फांस नामक उत्पादन का विपणन इसके द्वारा किया जाता है। कौन सा है? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल आधारित राजस्थान का द्वितीयक जिंक स्मेल्टर की स्थापना कहाँ की गई है? तो हिंदुस्तान के जिंक लिमिटेड के द्वारा ये सल्फ्यूरिक अम्ल आधारित है राजस्थान का द्वितीयक जिंक स्मेल्टर, ये है कपासन में स्थापित किया गया है। राजस्थान में प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सबसे बड़ा निर्माण केंद्र की बात करें तो ये बीकानेर है राजस्थान के अंदर। और नेक्स्ट हम बात करें कि जावर में संसार की प्राचीनतम जस्ता खाने हैं, यहाँ पर विद्यमान है जावर के अंदर। दूसरा है रामपुर अगुचा में विश्व स्तर के 15.4% धातु अंश हैं। 6 करोड़ 35 लाख टन अयस्क भंडार की खोज हुई है यहाँ पर। और इस तरह एशिया में पहला अयस्क भंडार है, ये भी यहाँ पर सही है। ये रामपुर अगुचा में है और विश्व स्तर के 15.4% धातु अंश की यहाँ पर खोज हुई है। और कितना अयस्क भंडार मिले हैं यहाँ पर? 6 करोड़ 35 लाख टन अयस्क भंडार की यहाँ पर खोज हुई है। कहाँ पर? रामपुर अगुचा में। और जावर में संसार के प्राचीनतम क्या है? जस्ता खाने हैं। और एशिया का ये जो 6 करोड़ 35 लाख टन अयस्क भंडार मिले हैं, ये एशिया का पहला अयस्क भंडार है। रामपुर अगुचा भीलवाड़ा जिले की कुरड़ा तहसील में स्थित है। अब हम बात करें राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान स्थित है। तो ये कहाँ पर है? जामसर बीकानेर के अंदर स्थित है। ये राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान है जामसर बीकानेर के अंदर। ग्रेनाइट प्रोसेसिंग इकाइयों का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? तो ग्रेनाइट प्रोसेसिंग इकाइयों के सबसे बड़ा केंद्र की बात करें तो जालौर है ग्रेनाइट प्रोसेसिंग इकाइयों का सबसे बड़ा केंद्र। जावर दरीवा मैट्रन की खानों से निकाले गए कच्चे जस्ते को गला करके शुद्ध करने का संयंत्र कहाँ पर है? तो जैसे यहाँ पर जावर की जो खान है वहाँ से कुछ निकाला जाता है, दरीवा और मैट्रन की खानों से कुछ निकाला जाता है, इसको गलाकर शुद्ध कहाँ पर किया जाता है? देवारी में किया जाता है। राजस्थान में हीरे की कटाई का कार्य सबसे पहले या सबसे ज़्यादा कौन से जिले में होता है? तो हीरे की कटाई का काम है यहाँ पर जयपुर में होता है। सर्वाधिक किस जिले में होता है? जयपुर में होता है। राज्य में उत्पादित खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की एक निर्धारित ब्रांड के तहत बिक्री करने के उद्देश्य से राजस्थान में क्या किया गया है? खादी का राजस्थान में खादी का लोगो क्या है और इसका लोकार्पण किया जा चुका है। तो खादी के लोगो की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में खादी का लोगो जो है वो खादी इंडिया, खादी इंडिया, ये राजस्थान में। जैसे यहाँ पर बात करें बब्बासी इंटेलिजेंस लिमिटेड के सहयोग से सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स की बात करें ये बीकानेर में स्थापित किया जाएगा बब्बासी इंटेलिजेंस की लिमिटेड के सहयोग से। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के निम्न जिलों से प्राप्त होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कहाँ से कच्चा माल यहाँ पर प्राप्त होता है राजस्थान में? तो राजस्थान की बात करें यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के इन जिलों से प्राप्त होता है। हाथ से गोटा डोरिया उत्पाद बनाने वालों के लिए कौन सा पेटेंट यहाँ पर लागू किया? डोरिया उत्पाद बनाने पेटेंट लागू किया गया है, वो है जीआई पेटेंट। राजस्थान में कंप्यूटर चालित गलीचा डिजाइनर केंद्र की स्थापना कहाँ से की जा रही है? तो गलीचा डिजाइनर केंद्र की जो स्थापना है राजस्थान में वो कहाँ से की जा रही है? वो जयपुर से की जा रही है गलीचा डिजाइनर केंद्र की स्थापना। राज्य में वनस्पति घी के 9 कारखाने स्थित हैं, इनमें से किस उद्योग का कारखाना यहाँ पर स्थित नहीं है? यानी किस जगह है, किस जिले में उद्योग का कारखाना स्थित नहीं है? तो ये कोटा के अंदर यहाँ पर वनस्पति घी का कारखाना नहीं है, भीलवाड़ा में है, उदयपुर में है, जयपुर में है। नागौर जिले का कौन सा गांव है मिट्टी के खिलौने गुलदस्ते गमले बनाने और पशु पक्षियों की कलाकृतियों हेतु प्रसिद्ध है? तो उस गांव का नाम क्या है? नागौर जिला का गांव है ये और उस गांव का नाम है वो नरावता गांव। तो यहाँ पर मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, गुलदस्ते गमले बनाए जाते हैं, पशु पक्षियों की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में कृत्रिम रेशम यानी टसर उद्योग के प्रमुख केंद्र क्या बात है? तो प्रमुख केंद्र की बात करें टसर यानी कि रेशम के लिए बात करें तो ये कोटा है, उदयपुर है।
यहाँ पर कृत्रिम रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। वुड सीजनिंग प्लांट है, वुड सीजनिंग प्लांट ब्रह्मगुप्त अनुसंधान और विकास केंद्र है। कॉमन सर्विस फैसिलिटी सेंटर यहाँ पर स्थापित किया गया है वुड सीजनिंग प्लांट के अंदर। तो वुड सीजनिंग प्लांट के अंदर यहाँ पर यह है जोधपुर के अंदर। वुड सीजनिंग प्लांट एक ब्रह्मगुप्त अनुसंधान है और विकास केंद्र और कॉमन सर्विस फैसिलिटी सेंटर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं जोधपुर के अंदर। CLRI और HRD परियोजना का संबंध क्या है? तो यहाँ पर CLRI और HRD परियोजना का जो संबंध है वो है चर्म दस्तकारों से परियोजना का संबंध बताया गया है। राजस्थान में कुल निर्यात में द्वितीय स्थान पर कौन सा निर्यात उद्योग है? तो द्वितीय स्थान पर कौन सा निर्यात उद्योग है? तो ये वस्त्र उद्योग है जो कि द्वितीय स्थान पर आता है। नेक्स्ट हम देखें क्या है। राजस्थान की पहली चीनी मिल का नाम बताइए जिसकी स्थापना 1932 में यहाँ पर निजी क्षेत्र में की गई है। तो राजस्थान की वो पहली चीनी मिल का नाम बताना है जिसकी स्थापना 1932 में निजी क्षेत्र में की गई है। वो है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। प्रदेश का पहला कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया या प्रारंभ किया गया है? तो प्रदेश का पहला कॉमन सर्विस सेंटर है वो यहाँ पर जयपुर में स्थापित किया गया है। CSC सेंटर बोलते हैं इसको, कॉमन सर्विस सेंटर को। राजस्थान में लोहे के कृषिगत औजार बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर बनाए जाते हैं लोहे के कृषिगत औजार? राजस्थान में नागौर और गंगानगर में यहाँ पर लोहे के कृषिगत औजार यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कहाँ है? तो राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर वो है कूकस, जयपुर के अंदर है कूकस। राजस्थान का यानी राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। राज्य में पहली बार पोटास का खनन RSMML द्वारा निजी सहभागिता में कौन से जिले में किया जाएगा? तो RSMML द्वारा निजी सहभागिता से कौन से जिले में किया जाएगा राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में? तो ये कूकस जयपुर में यहाँ पर हम देखें राज्य में पहली बार पोटास का खनन यानी RSMML द्वारा निजी सहभागिता से कौन से जिले में किया जाएगा? ये हनुमानगढ़ जिले में किया जाएगा। RSMML के द्वारा निजी सहभागिता में ये किया जाएगा। राजस्थान में गैस आधारित खाद का कारखाना कहाँ है? तो गैस आधारित खाद का कारखाना है राजस्थान में कहाँ पर है? गड़ेपान यानी कोटा के अंदर है गड़ेपान। यहाँ पर गैस आधारित खाद का कारखाना है स्थित है। ड्रग वेयर हाउस कहाँ बन जाएगा? तो ड्रग वेयर हाउस की बात करें यहाँ पर ड्रग वेयर हाउस है ये भरतपुर में जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा ड्रग वेयर हाउस? भरतपुर के अंदर। राजस्थान में अब तक की सबसे ज्यादा संचित घाटा किस उपक्रम को हुआ है? तो उपक्रम की बात करें यहाँ पर राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम है, इसको सबसे ज्यादा संचित घाटा है हुआ है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। राज्य में स्ट्रा बोर्ड का कारखाना कहाँ स्थित है? तो स्ट्रा बोर्ड की बात करें यहाँ पर कोटा के अंदर है स्ट्रा बोर्ड का कारखाना राज्य में। राजस्थान का पहला वेंचर कैपिटल फंड रिको एंड सिंडवी द्वारा संयुक्त रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो संयुक्त रूप से यहाँ पर जैसे कि राजस्थान का पहला वेंचर कैपिटल फंड रिको एंड सिडवी संयुक्त रूप से कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो ये संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था 12 नवंबर 2002 को ये राजस्थान का पहला वेंचर कैपिटल फंड रिको सिडवी द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें जैसे यहाँ पर दे रखा सीतापुरा के बारे में हम बात करें यहाँ पर कि सीतापुरा जयपुर के पश्चात राज्य का दूसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो सीतापुरा है, इसके पश्चात राज्य का दूसरा निर्यात संवर्धन केंद्र। तो दूसरा निर्यात संवर्धन केंद्र है बोरनेड़ा जोधपुर में बनाया गया है औद्योगिक पार्क निर्यात के लिए। राजस्थान में कुल निर्यात में निम्न में से कौन सा निर्यात उद्योग है प्रथम स्थान पर है? तो किसकी सबसे ज्यादा निर्यात राजस्थान में किया जाता है और वो प्रथम स्थान पर भी है? तो राजस्थान में यहाँ पर जेम्स एवं ज्वेलरी है, ये जेम्स एवं ज्वेलरी का निर्यात है राजस्थान में सबसे ज्यादा किया जाता है और ये इस मामले में पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार के द्वारा शिल्पकार सोर्सिंग हब विकसित किया जाएगा। तो सोर्सिंग हब की बात करें सोर्सिंग हब यहाँ पर जोधपुर में हस्तशिल्प का सोर्सिंग हब यहाँ पर राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा। राज्य में निर्यातकों को निर्यात हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो यहाँ पर किसकी स्थापना की गई है? ये है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स यानी शुष्क बंदरगाह की स्थापना यहाँ पर की गई है राज्य में निर्यातकों को निर्यात हेतु एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एसआईड योजना संबंधित है, एसआईड योजना कैसे संबंधित है? एसआईड योजना की बात करें तो ये निर्यात संवर्धन से संबंधित है एसआईड योजना। ट्रेड फेयर का कॉम्प्लेक्स स्थित है, ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? ट्रेड फेयर का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर सीतापुरा में स्थित है ट्रेड फेयर का कॉम्प्लेक्स।
अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को लाल श्रेणी में रखा गया है, जबकि कम प्रदूषण वाले उद्योगों को किस श्रेणी में रखा गया है? अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को यहाँ पर लाल श्रेणी में रखा गया है, जबकि कम प्रदूषण फैलाने वाले लोगों को किस श्रेणी में रखा गया है? नारंगी श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। सफेद सीमेंट के निर्माण में जिप्सम और चूना पत्थर के साथ किया जाता है। तो सफेद सीमेंट की बात करें यहाँ पर, सफेद सीमेंट के साथ में फेल्सपायर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है सफेद सीमेंट के निर्माण में। जिप्सम और चूना पत्थर के साथ इनका उपयोग किया जाता है। मॉडल साल्ट फॉर्म कहाँ स्थित है? तो मॉडल साल्ट की बात करें, मॉडल साल्ट फॉर्म में यहाँ पर नागौर में स्थित है। राज्य के किन जिलों में केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा 1998 में सूखा बंदरगाह संचालित किए जा रहे हैं? तो यहाँ पर सूखा बंदरगाह की बात करें तो ये उदयपुर कोटा के अंदर है। राज्य के किन जिलों में केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा 1998 में सूखा बंदरगाह संचालित किए जा रहे हैं? तो वो है उदयपुर कोटा है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो राज्य में हम बात करें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्रमुख केंद्र, वो है यहाँ पर अलवर। ये खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग का प्रमुख केंद्र है। राज्य में कुटीर उद्योग में सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होता है। तो कुटीर उद्योग में सर्वाधिक रोजगार जो प्राप्त होता है वो हथकरघा उद्योग से यहाँ पर प्राप्त होता है राज्य में। राज्य के किन स्थानों पर प्रथम माल्ट उद्योग को प्रारंभ किया गया है? तो प्रथम माल्ट उद्योग को यहाँ पर जो प्रारंभ किया गया है वो है गंगापुर। राज्य के कौन से स्थान पर प्रथम माल्ट उद्योग का प्रारंभ किया गया है? ये गंगापुर है। राजस्थान में हाई टेंशन इंसुलेटर बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हाई टेंशन जो इंसुलेटर है राजस्थान में वो आबू रोड में यहाँ पर स्थापित किया गया है। सांगानेर में रंगाई छपाई उद्योग से प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किस देश के सहयोग से औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चलाई गई है? तो औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना है चलाई गई है, वो है जर्मनी से। विकास के लिए फैशन संबंधित है, तो विकास के लिए फैशन संबंधित है यहाँ पर खादी एवं कोटा डोरिया की लोकप्रिय बनाना है। इसे संबंधित है खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए विकास के लिए फैशन यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे बॉर्नोडा है जोधपुर में द्वितीय विशेष निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है? तो यहाँ पर हस्तशिल्प को इसका उद्देश्य है बढ़ावा देना है, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना चाहते हैं। राज्य के किस स्थान पर होंडा सीएल कोर्स यानी इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है? तो होंडा की हम बात करें, होंडा का उद्घाटन यहाँ पर कहाँ पर किया गया है? होंडा सीएल कोर्स का उद्घाटन यहाँ पर टपूकड़ा अलवर के अंदर किया गया है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी राजस्थान का कानपुर नाम से प्रसिद्ध है, औद्योगों की नगरी है और राजस्थान का कानपुर भी है। वो कोटा को कहा जाता है, इसको हम राजस्थान की औद्योगिक नगरी और कानपुर भी हम कहते हैं, यानी राजस्थान का कानपुर भी हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे क्या है राजस्थान की बात करें, राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना जयपुर में कब की गई? राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना है ये 30 दिसंबर 1957 को की गई है। कब की गई है? 30 दिसंबर 1957 को। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPT कहाँ पर स्थित है? CIPT है यहाँ पर, ये जयपुर में स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है, तो राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है वो है भिवाड़ी, ये राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है। भारत सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा बाजार में कितने प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वीकृति दी है? तो कितने प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वीकृति दी है? राजस्थान में 51% को विदेशी यहाँ पर प्रत्यक्ष निवेश की स्वीकृति दी है। जिंदल साल्ट लिमिटेड के लौह अयस्क के परिष्करण में एवं पैलेट संयंत्र के संबंध में सही कथन क्या है? तो इसके बारे में बात करें हम, सही कथन क्या है? ये है पहला तो 11 सितंबर 2011 को पुर की तिरंगा पहाड़ियों पर इनका शिलान्यास किया गया, और दूसरा राजस्थान का यह पहला लौह अयस्क परिष्करण संयंत्र है। खुर्दा क्षेत्र की दूसरी प्रमुख कंपनी टेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो खुदरा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है टेस्को। टेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? टेस्को का मुख्यालय बताया जाता है ब्रिटेन के अंदर। ये खुदरा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है टेस्को, इसका मुख्यालय ब्रिटेन के अंदर। फिर बात करें मजरा कार्ड में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है? मजरा कार्ड में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान सरकार की पहल से वर्ष 2008 में जापानी इन्वेस्टमेंट जोन बना है। मजरा कार्ड कहाँ पर स्थित है? तो मजरा कार्ड की बात करें हम, ये नीमराणा में स्थित है। नीमराणा में दक्षिणी कोरिया इन्वेस्टमेंट जोन कब बना था?
तो दक्षिण कोरिया इन्वेस्टमेंट जोन है यहाँ पर 2013 में बनता है, नीमराना के अंदर, अलवर के अंदर है। और मांगरोल नामक स्थान पर राज्य का तीसरा सफेद सीमेंट का कारखाना खोला गया है। और ये मांगरोल कौन सी जगह पर है? मांगरोल हमारी है वारा के अंदर। यहाँ पर देश का तीसरा सफेद सीमेंट का कारखाना यहाँ पर खोला गया है। सबसे बड़ी अर्थ मूविंग और निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी जेसीबी इंडिया लिमिटेड कहाँ पर निर्माण संयंत्र की इकाई है स्थापित कर रही है? तो सबसे बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं हम अर्थ मूविंग, सबसे बड़ी अर्थ मूविंग निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी जेसीबी है। ये कहाँ पर अपनी इकाई स्थापित कर रही है? ये जयपुर में अपनी इकाई है बना रही है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद का कारखाना राजस्थान में कहाँ पर है? तो उत्तर भारत का प्रथम डीएपी कारखाना जो कारखाना है भारत में, वो है कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर, उत्तर भारत में है। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी कारखाना। तो उत्तर भारत का डीएपी खाद कारखाना है राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में उदयपुर में है ये। उत्तर भारत का यानी भारत के उत्तर में है। नेक्स्ट हम देखें राज्य का कौन सा टैक्स हॉलीडे जोन घोषित किया गया है? कौन सा भाग है जिसको टैक्स हॉलीडे जोन घोषित राजस्थान में किया गया है? टैक्स हॉलीडे जोन की हम बात करें वो है मेवाड़, इसको टैक्स हॉलीडे जोन के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि बावरिया ग्राम है। बावरिया ग्राम फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय समूह है लाफार्ज द्वारा प्रथम ग्रीनफील्ड सीमेंट का प्लांट लगाया गया था। यह स्थान किस जिले में है? तो बावरिया ग्राम कौन से जिले में है? बावरिया ग्राम है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर फ्रांसीसी जो बहुराष्ट्रीय समूह है लाफार्ज, उसके द्वारा प्रथम ग्रीनफील्ड सीमेंट प्लांट लगाया गया था। क्लस्टर्स उद्योग से संबंधित कथन है। क्लस्टर्स उद्योग की बात करें तो क्लस्टर्स उद्योग से संबंधित है कुटीर उद्योग के लिए जैसलमेर जिले में पोखरण जो कुंभकारी कला है, शेखावाटी क्षेत्र में बंदेज कला है, और हाड़ौती क्षेत्र में कोटा डोरिया, सीकर जिले में चर्म उद्योग के क्लस्टर यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये कथन सही है। जोधपुर में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, यहाँ पर ये भी कथन सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये भी यहाँ पर सही है। औद्योगिक क्षेत्र जो है कलड़वास में, विकास है, ये फार्मास्यूटिकल जोन विकसित किया जाएगा। ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है ये। कौन सा? फार्मास्यूटिकल जोन यहाँ पर विकसित किया जाएगा। राजस्थान का प्रथम नाइटल संस्थान या प्रथम ई लर्निंग और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो ये इसकी बात करें यहाँ पर राजस्थान का प्रथम नाइटिल संस्थान और प्रथम ई लर्निंग और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ खोला जाएगा? ये कैकड़ी अजमेर में खोला जाएगा। राजस्थान के किस जिले में देश का पहला कार्बन एग्रीगेशन सेंटर खोला जाएगा? तो यहाँ पर हम बात करें देश का पहला कौन सा है? राजस्थान में किस जिले में देश का पहला कार्बन एग्रीगेशन सेंटर, कार्बन एग्रीगेशन सेंटर है राजस्थान में खोला जाएगा, पाली के अंदर। फिर देश का पहला राइस क्लस्टर कहाँ खोला जाएगा? राइस क्लस्टर की बात करें तो ये बूंदी में खोला जाएगा राइस क्लस्टर। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये जोधपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे खारा है, ये कहाँ पर है, कहाँ पर पड़ता है खारा? तो खारा की बात करें हम तो खारा है बीकानेर के अंदर पड़ता है, ये जगह का नाम है, औद्योगिक विकास केंद्र है खारा, बीकानेर के अंदर है। पलसाना है वो सीकर के अंदर है। और हमीरगढ़ है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, और चंद्रावती है झालावाड़ के अंदर है। अर्थ स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? अर्थ स्टेशन की बात करें हम तो अर्थ स्टेशन यहाँ पर सीतापुरा जयपुर के अंदर और वोरनाडा जोधपुर के अंदर यहाँ पर अर्थ स्टेशन स्थापित किए गए हैं। राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड है, किस जिले को कहते हैं? तो ये हम कहते हैं राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड, वो हम कहते हैं अलवर को। राज्य में अलवर जिले में सबसे ज्यादा डिस्ट क्या है? डिस्टिलरी है, और स्कॉटलैंड कहा जाता है राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड। फिर है बायोटेक वैली कहाँ पर स्थापित की गई है? तो बायोटेक वैली की अगर हम बात करें तो बायोटेक वैली कहाँ पर स्थापित की गई है? जयपुर में स्थापित की गई है बायोटेक वैली। कौन से उद्योग ने ग्रामीण जनसंख्या को सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होता है? तो कौन सा उद्योग है जिससे सूती वस्त्र उद्योग से यहाँ पर ग्रामीण जो जनसंख्या है उसको रोजगार मिलता है?
भारत सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने कौन से जिले को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल घोषित किया गया है? तो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर घोषित किया है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को यहाँ पर टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल घोषित किया गया है। जोधपुर, पाली और बालोतरा के ड्राइंग प्रिंटिंग उद्योग के कारण किन नदियों को खतरा है? तो ड्राइंग प्रिंटिंग उद्योग है यहाँ पर, उनकी वजह से जोधपुर, पाली और बालोतरा में कौन सी नदी को खतरा है? एक तो जोधपुर, पाली और बालोतरा में एक तो है लूनी नदी, लूनी नदी को खतरा है। एक यहाँ पर है जोजड़ी नदी, यानी जोजड़ी नदी को भी खतरा है। और एक यहाँ पर है वाड़ी नदी, तो वाड़ी नदी को भी यहाँ पर खतरा है। तो इन तीनों को यहाँ पर खतरा है, जोधपुर, पाली और बालोतरा की साइड। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि शिल्प एंड माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो शिल्प एंड माटी कला बोर्ड का गठन यहाँ पर ये किया गया था 16 नवंबर 2009 को शिल्प एंड माटी कला का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें कि क्या दिया गया है, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना है 28 मार्च 1957 को भरतपुर में की गई थी, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और इसे भरतपुर की लाइफलाइन भी कहते हैं। और किंतु 13 नवंबर 2000 को तालाबंदी होने से यह बंद हो गई और 8 साल तक बंद रहने के बाद ये टीटागढ़ वैगन्स नामक कंपनी के द्वारा 9 अक्टूबर 2008 को पुनः प्रारंभ की जाती है। भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है इसको। और वर्तमान में इस कारखाने में रेल इंजन बनाने की योजना चल रही है। नेक्स्ट हम बात करें यूरिया बनाने का कारखाना कहाँ पर है? यूरिया बनाने का कारखाना है गड़ेपान, कोटा के अंदर है यूरिया बनाने का कारखाना। और फास्फेट बेनिफिएशन संयंत्र कहाँ पर है? फास्फेट बेनिफिएशन यंत्र की बात करें आप तो ये झामर कोटड़ा है उदयपुर के अंदर। यहाँ पर फास्फेट बेनिफिशिएशन संयंत्र स्थापित किया गया है। एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कौन से जिले में है? तो ऊन की सबसे बड़ी जो मंडी है एशिया में वो है बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट हम देखें देश का 7वां और राज्य का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर जिले के ओसिया उपखंड के किस स्थान पर है? ओसिया उपखंड में भी हम बात करें यहाँ पर, ओसिया उपखंड में कहाँ पर है ये? रामपुरा वाटियाना। तो रामपुरा वाटियाना है, यहाँ पर है ये देश का 7वां और राज्य का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर जिले के ओसिया उपखंड के रामपुरा वाटियाना में है। फिर हम देखें नदियों में हो रहे प्रदूषण के कारण कौन से उद्योग को कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है? तो कौन सा उद्योग है उसको हम कानूनी जो प्रतिबंध है उनका सामना करना पड़ रहा है? तो वो है ड्राइंग प्रिंटिंग उद्योग। ड्राइंग प्रिंटिंग उद्योग है, इनको कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नदियों में प्रदूषण इसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे खनिज संपदा के बारे में।